क्या वक्फ सिर्फ भारत में ही है? मुस्लिम देशों में क्या होता है? वक्फ बोर्डों के प्रबंधन के लिए लाए गए विधेयक पर पिछले सप्ताह जैसी जोरदार बहस हुई वैसी अब तक बहुत ही कम दिखी है। भारत की संसद में पिछले 25 साल में ऐसा दृश्य शायद ही दिखाई पड़ा था। इस बहस का असर इतना ज्यादा था कि राजनीति में दिलचस्पी में न रखने वाले लोगों का भी ध्यान आकर्षित हुआ। केंद्र सरकार की इस पहल का विरोध करने वालों ने जहां ये दलील दी कि ये मुसलमानों की संपत्ति पर सरकार का गैर जरूरी दखल है, तो कुछ लोगों ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो हम अपनी सारी जमीन वक्फ बोर्डों के हाथों गंवा चुके होते। ऊपर के उद्धरण में जो भावना दिखती है वो लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को लाने से पहले चलाए गए गहन अभियान से पैदा नैरेटिव का नतीजा है। इस नैरेटिव के समर्थन में आए भाजपा के लोकसभा सदस्य संबित पात्रा के बयान ने आमतौर पर प्रतिक्रिया न देने वाले कानूनी और इस्लामी इतिहास के विशेषज्ञों सहित कई लोगों को हैरान कर दिया। पात्रा ने क्या कहा? इस्लामी देशों में वक्फ की वास्तविकता क्या है? भारत की तुलना इस्लामिक देशों से करने पर कानूनी विशेषज्ञ क्यों आपत्ति जताते हैं? वक्फ की अवधारणा कैसे अस्तित्व में आई? इसकी राजनीतिक धारणा क्या है और भारत में यह इतनी प्रभावशाली कैसे हो गई? आइए जानते हैं। संबित पात्रा ने क्या कहा? संबित पात्रा ने संसद में कहा, मैं छाती ठोक कर कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में अगर मुसलमान कहीं सुरक्षित और संरक्षित है तो वह देश भारत है। इस्लामिक देशों में वक्फ की क्या स्थिति है? क्या इस्लामी देशों में वक्फ संपत्तियां मौजूद हैं? उन्होंने आगे कहा, मैं उन इस्लामिक देशों के नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ के नाम का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, मिस्र में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, ट्यूनीशिया में नहीं है, इराक में नहीं है। भारत में वक्फ बोर्ड है। वक्फ संपत्ति को कानूनी सुरक्षा दी गई है। पात्रा का ये बयान प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी से बहुत अलग नहीं था, जो केंद्र सरकार की ओर से सूचना प्रसारित करता है। पीआईबी ने पिछले साल अगस्त में प्रस्तावित विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने पर स्पष्टीकरण जारी किया था। इस्लामी देशों में वक्फ की वास्तविकता क्या है? दुनिया के हर इस्लामी देश में एक वक्फ होता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि इसे वक्फ ही कहा जाए। इसे औकाफ, फाउंडेशन, एंडोमेंट सहित कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। तुर्की में फाउंडेशन का एक महानिदेशालय है। यह 1924 से इस्लामी कानून के अनुसार वक्फ का प्रबंधन और ऑडिट करता है। यह ओटोमन साम्राज्य के समय से आज तक काम कर रहा है। मिस्र में औकाफ मंत्रालय है। यह ट्रस्ट के कानून जैसा है। इसमें ट्रस्टी मस्जिद होती है। यह जमीन, बाजार और अस्पताल सहित अन्य संपत्तियों का प्रबंधन करती है। मोहम्मद अली 1805-1848 के शासन के दौरान औकाफ का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसी तरह से सूडान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे देशों में वक्फ विभाग धार्मिक मामलों के मंत्रालय के तहत काम करते हैं। दरअसल इराक में सुन्नी बंदोबस्ती कार्यालय, शिया बंदोबस्ती कार्यालय और गैर मुस्लिम समुदायों का बंदोबस्ती कार्यालय है। वहीं सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे कई अन्य इस्लामी देशों में धार्मिक मामलों के मंत्रालय के तहत बंदोबस्ती विभाग जैसे इस्लामी धार्मिक बंदोबस्ती, यरूशलेम या वक्फ है। केरल विश्वविद्यालय में इस्लाम का इतिहास पढ़ाने वाले प्रोफेसर असरफ कटकल ने बीबीसी हिंदी को बताया, अधिकांश इस्लामी देशों में एक औकाफ मंत्रालय होता है जो वक्फ को देखता है। उनके विभागों में उलेमा जैसे न्यायविद या धार्मिक विद्वान होते हैं। ये सभी इस्लामी न्यायशास्त्र का पालन करते हैं। हमारे देश में यह व्यवस्था अलग है क्योंकि यह मुस्लिम देश नहीं है। जामिया मिल्लिया में इस्लामिक स्टडीज के एमिरेट्स प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने बीबीसी हिंदी को बताया, इस्लामी देशों में वक्फ होते हैं जो हमारे वक्फ या बंदोबस्ती विभागों की तरह ही होते हैं। वह बताते हैं, वक्फ की शुरुआत बहर-ए-मुल्ला में हुई थी। यह एक दान था जिसे पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और साथी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने बनाया था। वासे ने कहा कि वक्फ की अवधारणा तब सामने आई जब खलीफा उस्मान को एहसास हुआ कि रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी की कमी के कारण मदीना के पास एक व्यक्ति पानी बेच रहा था। उन्होंने कहा, इसके कारण उन्होंने अल्लाह के नाम पर पानी की सुविधा खरीदी ताकि ऊंटों के लिए पानी मुफ्त में उपलब्ध हो सके। 1400 साल बाद भी यह वक्फ मौजूद है। इस्लामी देशों से तुलना पर कानूनी विशेषज्ञों को आपत्ति क्यों? पटना में चाणक्य विधि विश्वविद्यालय के कुलपति और कानूनी मामलों के विशेषज्ञ विद्वान फैजान मुस्तफा और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता शाहरुख आलम जैसे कानूनी विशेषज्ञों ने भारतीय वक्फ की तुलना इस्लामी देशों से करने पर बुनियादी तौर पर आपत्ति जताई है। मुस्तफा ने बीबीसी हिंदी से कहा, हमें अपनी तुलना इस्लामी देशों से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम कोई धर्मतंत्र नहीं है। इस्लाम उनका राजकीय धर्म है। इस्लामी राष्ट्र में धार्मिक मामलों के लिए मंत्रालय होता है।
हमारे पास अल्पसंख्यक मामलों के लिए मंत्रालय है और हम अपने संविधान से संचालित होते हैं। शाहरुख आलम ने बीबीसी हिंदी को बताया, हर देश की अपनी व्यवस्था होती है। इस्लामी राष्ट्र से तुलना वाजिब नहीं है। जब भी कोई बात भारतीय मुसलमानों से जुड़ी होती है तो कहा जाता है कि दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता है। इसकी जगह तुलना भारत में जो हो रहा है उससे होनी चाहिए। जैसे भारत में कानूनी व्यवस्था क्या है, इस्लामी देशों से हमारा क्या लेना देना है। वह उदाहरण देते हुए कहती हैं कि इस्लामी देशों में सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन भारत में सड़कों पर धार्मिक जुलूस निकालने की अनुमति है। उनकी कानूनी प्रणाली की हमारी प्रणाली से कैसे तुलना की जा सकती है? क्या वक्फ को लेकर गढ़ा गया नैरेटिव? सांसद और डीएमके के उप महासचिव ए राजा ने फैलाई जा रही गलत धारणा का लोकसभा में उल्लेख किया। उन्होंने लोकसभा में कहा कि संसद में नए कानून के मसौदे को पेश किए जाने से पहले संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने एक जांच की थी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जब वक्फ विधेयक पेश किया था तो कहा था कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के एक पूरे गांव की हजारों एकड़ जमीन वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई है। इस मामले की जब जांच की गई तो पाया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। जिला कलेक्टर, राजस्व अधिकारी और एक अन्य अधिकारी ने जेपीसी के समक्ष इस बात की गवाही भी दी। ए राजा ने कहा कि कानून को सही ठहराने के लिए रिजिजू ने इस तरह की बेबुनियाद कहानी गढ़ी। मुस्तफा और आलम दोनों ने इस बात का खंडन किया कि वक्फ बोर्ड अपनी इच्छानुसार कोई भी जमीन ले सकता है। मुस्तफा ने कहा, बोर्ड मुस्लिमों का निजी निकाय नहीं है, यह एक सरकारी निकाय है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में वक्फ को केंद्र और राज्य सरकारों, संसद और राज्य विधानसभाओं के साथ साथ वैधानिक निकायों के रूप में परिभाषित किया गया है। वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है। इसके लिए सरकार एक सीईओ नियुक्त करती है। यह एक सरकारी अधिकारी होता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी वक्फ बोर्डों का ऑडिट करता है। आलम ने बताया कि कई मौकों पर उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को सही ठहराया है। वक्फ बोर्ड अनुच्छेद 12 के तहत आता है और यह मनमानी नहीं कर सकता। किसी भी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले 3 स्तर पर जांच की जाती है। इसके बाद सर्वेक्षण आयुक्त राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेजता है। राज्य सरकार इसे पुनर्विचार के लिए फिर से वक्फ बोर्ड को भेजती है। इसके बाद बोर्ड पूरी तरह से विचार करके फिर से सरकार को भेजता है। फिर राजस्व विभाग इसे राजपत्र में अधिसूचित करता है। आखिर धारणाएं इतनी शक्तिशाली कैसे हो जाती हैं? सांसद ए राजा ने लोकसभा में धारणा को लेकर जो बात कही, वह दूसरी जगहों पर भी उसी तरह से फैली हुई है। उदाहरण के लिए पिछले हफ्ते बेंगलुरु में एक बुजुर्ग महिला ने खुशी जताई कि लोकसभा ने वक्फ बिल पास कर दिया है। उन्होंने कहा, नहीं तो हम अपनी सारी जमीनें वक्फ बोर्ड के हाथों खो देते। कुछ लोगों का आरोप है कि वक्फ के खिलाफ माहौल गढ़ने में इसी तरह के नैरेटिव ने अहम रोल निभाया। लोगों को लगने लगा कि वक्फ आम लोगों की संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। तो क्या भारत में राजनीति से प्रेरित अफवाहें फैलाने का काम इतना ज्यादा हो गया है? ब्रांड गुरु हरीश बिजूर बीबीसी हिंदी से कहते हैं, ब्रांड की मेरी परिभाषा बहुत ही सरल है। ब्रांड एक विचार है। इस हद तक वक्फ भी एक विचार है। ब्रांड विचार के साथ एक धारणा भी है और ऐसा भी होता है कि कोई धारणा सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि वक्फ और उसके बारे में जो कुछ भी है, वह एक विचार है। इस विचार को पुष्ट करने में मीडिया की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह विचार वास्तविकता से बहुत दूर हो सकता है, वास्तविक हो सकता है और कभी कभी इसके वास्तविक होने की आवश्यकता भी नहीं होती है। उन्होंने कहा, धारणाएं, विशेष रूप से उपभोक्ता धारणाएं बहुत जल्दी बन जाती हैं और अधिकांश समय उपभोक्ताओं में धारणा बनाने के लिए हम मास मीडिया पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता आमतौर पर इसमें शामिल नहीं होते हैं, लेकिन वह हर चीज पर एक अपना दृष्टिकोण रखना चाहते हैं।